हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फसल विज्ञान की, एग्रोनॉमी, जो कि आपका IGT में 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं, जो कि हर वीडियो में 50 क्वेश्चन कराते हैं। और इससे पहले की जो वीडियो हैं, ये हमारी वीडियो नंबर है 12 नंबर की, और इससे पहले की जो 11 वीडियो वो हमने आपको करा दी है चैनल पर, उन्हें आप अवश्य देखें। तो 101 क्वेश्चन की बात करेंगे, और 101 क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया था कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो 101 है कि बैंगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान होता है तो कौन सी, मतलब किसके द्वारा होता है। तो अर्धपतन रोग के द्वारा, फल वेदक के द्वारा, या लाल माइट से, या मूल ग्रंथि रोग से। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा जाता है वो आपका फली वेदक के द्वारा जो है बैंगन की फसल में नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही था 101 का। अब बात जो करेंगे हम 102 से आगे की बात करेंगे, और इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही आपको कराएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपको AGTA का जो आपका मतलब जो प्रैक्टिस सेट है वो हम यहाँ पर कराने वाले हैं। आपको उसमें 100 क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल बेहतरीन जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो फिर करते हैं हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू। तो प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 102 की। तो 101 का तो बी आंसर सही है, और 102 की बात करें तो ये हो जाता है बैंगन के पौधे पर किस प्रकार के फूल से फल बनते हैं। जो बैंगन का पौधा होता है उस पर जो फूल से फल किस प्रकार बनते हैं। तो लंबे वर्तिकाग्र वाले से, या छोटे वर्तिकाग्र वाले से, या झूठे वर्तिकाग्र वाले से, या उपरोक्त सभी से। तो किससे बनते हैं, तो वो आपके लंबे वर्तिकाग्र वाले जो पौधे होते हैं बैंगन के, उनसे जो है फूल से फल बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 102 क्वेश्चन का। 103 की बात करें तो भिंडी के बीज को उपचारित जमाव के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान, या 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, या 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान, या 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान। तो भिंडी के उपचार मतलब बीज को जमाव के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए आपका 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 103 क्वेश्चन का। 104 की बात करें तो 104 है आपका कि भिंडी की कौन सी किस्म पीला विषाणु रोग रोधी है। तो यहाँ पर बताना जो भिंडी की किस्म है वो पीला विषाणु रोग रोधी कौन सी हो जाती है। तो पूसा मखमली हो जाती है, या पंजाब पादमिनी हो जाती है, या परभनी क्रांति हो जाती है, या वर्षा उपहार हो जाती है। तो आपकी पीला विषाणु रोग रोधी कौन सी हो जाती है, तो वो आपकी हो जाती है परभनी क्रांति। जो आपकी भिंडी की किस्म है ये पीला विषाणु रोग रोधी किस्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर 104 का हो जाएगा। आगे बात करें हम 105 क्वेश्चन की। 105 क्वेश्चन आपका टमाटर के फलों के फटने का प्रमुख कारण क्या है। तो टमाटर जो फट जाते हैं वो किसकी कमी के कारण फटते हैं। तो बोरॉन की कमी के कारण, या अनियमितता व गहरी सिंचाई के कारण, या उचित तापक्रम का न होना, या उपरोक्त सभी। तो टमाटर जो फटते हैं वो किसके कारण फटते हैं। तो ये सारे कारण हैं जो टमाटर जो है फट जाता है। बोरॉन की कमी के कारण भी फट जाएगा, अनियमित व गहरी सिंचाई करने मतलब अधिक सिंचाई करने से भी, और उचित तापक्रम मतलब तापक्रम का न होना उसके कारण भी जो है ये टमाटर के फल फट जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 105 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 106 क्वेश्चन की। 106 क्वेश्चन है आपका कि खीरा वर्गीय जो कि कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। तो फसलों में मादा पुष्पक्रमों की जो संख्या है उन्हें बढ़ाने के लिए और शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब आपकी जो खीरा वर्गीय जो कुकुरबिटेसी कुल है उसमें जो मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए और अति शीघ्र मतलब फल प्राप्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे। तो इथेरेल का प्रयोग करेंगे, या मेलिक हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करेंगे, या 2,3,5, या जो ट्राई आयोडोबेंजीन है अम्ल उसका प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी का। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें जो है आपका इथेरेल का प्रयोग करेंगे।
मादाओं में पुष्प हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और अतिशीघ्र जो है फल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 106 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 107 क्वेश्चन की, तो 107 क्वेश्चन आपका कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में लगने वाले कीट कौन से हैं। तो यहाँ पर बताना है जो आपकी कुकुरबिटेसी कुल है उसमें जो कौन कौन से कीट लगते हैं। तो रेड पंपकिन बीटल लगता है, एपी केलनाल बीटल लगता है, या फल मक्खी लगती है, या उपरोक्त सभी लगते हैं। तो कौन से लगते हैं, तो आपके ये सारे ही कीट जो हैं आपके कुकुरबिटेसी कुल में लगते हैं। रेड पंपकिन भी बीटल लगता है, और एपी जो लेकना है बीटल वो भी लगता है, फल मक्खी भी लगती है। तो ये सारे हो जाते हैं यहाँ पर सही। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 107 क्वेश्चन का। 108 की बात करें तो यहाँ पर है निम्न में से किन फसलों पर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू, फल सड़न और मोजेक रोग का प्रकोप होता है। तो कौन सी फसल है जिन पर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउन मिल्ड्यू और फल सड़न और मोजेक रोग का प्रकोप होता है। तो करेला व लौकी है, तोरई व खरबूज है, कद्दू या तरबूज है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो इन सारी फसलों पर जो है इनका प्रकोप देखा जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू का भी, डाउनी मिल्ड्यू का भी, फल सड़न का भी, मोजेक रोग का भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 108 क्वेश्चन का। बात करें 109 क्वेश्चन की। 109 में बताना है का निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है मूरिज और रेफेन्स सेटाइवम। यहाँ पर वैज्ञानिक नाम बताना कि इनका वैज्ञानिक नाम सही है। तो मूली का रेफेन्स सेटाइवम तो सही हो जाता है, और गाजर का डाकस कैरोटा बिल्कुल सही है, और तोरई का लूफा सिलिंडिका है तो बिल्कुल सही हो जाता है। शकरकंद का बेसिका रेपा, तो बेसिका रेपा जो है आपका सलजम का हो जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आंसर सही हो जाएगा 109 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 110 क्वेश्चन की। 110 क्वेश्चन है आपका कि मूरी में जो चरपराहट का कारण होता है वो क्या होता है। तो मूरी में जो आपकी चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है। तो आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है, मोमोडिकोसाइड होती है, या कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, या सेलेनिन के कारण। तो आपकी मूरी में चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है। तो आइसो जो साइनेट है उसके कारण मूरी में चरपराहट होती है, और करेले में जो करवाहट होती है वो होती है मोमोडी जो कोसाइड है उसके कारण होती है। आगे बात करें हम तो इसका 110 का क्वेश्चन ये आंसर सही हो जाएगा। बात करें 111 की। 111 है कि मूली की अच्छी जड़ बनने और उसमें सुवास तथा अच्छे स्वाद के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। मतलब मूली की जो अच्छी जड़ बैठ सके और उसमें श्वास और अच्छा स्वाद उत्पन्न हो तो उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान, 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान, 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान, या 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान। तो कितना तापमान होना चाहिए, तो उसके लिए 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है अच्छे स्वाद के और श्वास मूली की जड़ प्राप्त करने के लिए। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 12 की। 112 आपके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मूली की उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपको मूली की किस्म उत्पादन किया जाता है कौन सी हो जाती है। तो पूसा रश्मि हो जाती है, अर्का निशांत हो जाती है, पूसा हिमानी हो जाती है, पूसा सदिश हो जाती है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी पहाड़ी क्षेत्र के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए आपकी हो जाएगी पूसा हिमानी जो है या पहाड़ी क्षेत्र के लिए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 112 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 113 क्वेश्चन की। 113 है कि गाजर की बढ़िया कंद और रंग के लिए उपयुक्त तापमान। मतलब गाजर के लिए जो है आपकी अच्छी कंद होना चाहिए और उसका रंग अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए कितना तापमान होना चाहिए। तो 0 से 5 सेंटीग्रेड तापमान, 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान, 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान, या 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान। तो कितना होना चाहिए इसके लिए तापमान। तो आपका तापमान होना चाहिए
15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान जो है आपका गाजर की बढ़िया कंद और रंग के लिए जो है उपयुक्त रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 113 क्वेश्चन का। 114 की बात करें तो 114 है आपका, गाजर की यूरोपियन किस्म का नारंगी रंग किसके कारण होता है। जो आपकी गाजर की यूरोपियन किस्म है उसका नारंगी रंग जो किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है नारंगी रंग, या बीटा कैरोटीन के कारण होता है, या अल्फा कैरोटीन के, या गामा कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका कारण जो होता है नारंगी का वो बीटा कैरोटीन के कारण जो आपकी जो गाजर की यूरोपियन किस्म है उसका नारंगी रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 114 क्वेश्चन का। आगे बात करें 115 क्वेश्चन की। 115 क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्र में गाजर की एशियाई जाति की बुवाई की जाती है। जो मैदानी क्षेत्र है उसमें गाजर की एशियाई जाति की बुवाई कब की जाती है, तो जून जुलाई में, अगस्त अक्टूबर में, नवंबर जनवरी में, या अप्रैल मई में। तो मैदानी क्षेत्र में एशियाई जाति की जो आपकी गाजर की किस्म है उसकी बुवाई कब की जाती है, तो उसकी बुवाई जो की जाती है आपकी वो जून और जुलाई के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें 116 क्वेश्चन। 116 है कि अपर गंगा नहर का निर्माण कराया गया था। तो अपर गंगा नहर का जो निर्माण है वो कब कराया गया था, तो 1700 ईसा पूर्व में, 1846 ईसा पूर्व में, 1856 ईस्वी में, या 1756 ईस्वी में। तो अपर गंगा नहर का निर्माण जो कराया गया था वो आपका 1856 ईस्वी में जो है कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 116 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 117 क्वेश्चन की। 117 क्वेश्चन है भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 143 मिलियन हेक्टेयर है, 178 मिलियन हेक्टेयर है, या 328 मिलियन हेक्टेयर है, या 228 मिलियन हेक्टेयर है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 328 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाता है। तो 117 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118। 118 पौधों के लिए उपयोगी जल है। तो कौन सा जल हो जाता है पौधों के उपयोगी के लिए, तो आर्द्रताग्राही जल, केसी का जल, गुरुत्वीय जल, रवों का जल। तो कौन सा जल हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका कोसी के जल जो होता है ये आपके पौधों के लिए उपयोगी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 118 क्वेश्चन का। बात करें 119 क्वेश्चन की। 119 है कि मृदा में केसी का जल जो धारिता होता है वो कितना होता है। तो आपका 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब पर होता है, 1/3 से 15 वायुमंडलीय दाब पर होता है, 15 से 31 वायुमंडलीय दाब पर होता है, 31 से 1000 वायुमंडलीय दाब पर होता है। तो किस पर होता है, ये आपका होता है 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब तक जो है मृदा में कोसी के जल का जो धारिता होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 119 क्वेश्चन का। 120 की बात करें। 120 है कि किस जल द्वारा निक्षालन की क्रिया होती है। तो किस जल के द्वारा जो है निक्षालन की क्रिया होती है, लीचिंग की क्रिया जो होती है आपकी, तो गुरुत्वीय जल के कारण होती है, केसी का जल के कारण, आर्द्रताग्राही जल के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। तो किसके कारण होती है, जो गुरुत्वीय जल होता है उसके कारण लीचिंग होती है। मतलब मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन के नीचे चले आते हैं गुरुत्वीय जल के साथ में। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 120 क्वेश्चन का। आगे बात करें 121 क्वेश्चन की। 121 है कि आर्द्रता गुणांक किस वायुमंडलीय दाब पर होता है। जो आर्द्रता गुणांक होता है वो किस वायुमंडलीय दाब पर होता है, तो 1/3 वायुमंडलीय दाब पर होता है, 15 वायुमंडलीय दाब पर होता है, 31 वायुमंडलीय दाब पर होता है, या 10,000 वायुमंडलीय दाब पर होता है। तो आपका कितने दाब पर होता है, तो 31 वायुमंडलीय दाब पर जो है आपका आर्द्रता गुणांक का जो है वायुमंडलीय दाब होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 121 क्वेश्चन का। 122 की बात करें तो 122 में आलू की फसल की जल मांग कितनी होती है। तो 50 से 70 हेक्टेयर सेंटीमीटर, या 30 से 40 हेक्टेयर सेंटीमीटर, या 100 से 120 हेक्टेयर सेंटीमीटर,
60 से 80 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो आलू की फसल की जलमांग जो होती है आपकी वो हो जाती है 100 से 120 हेक्टेयर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 122 क्वेश्चन का। आगे बात करें 123 क्वेश्चन की। 123 है कि निम्न में से किस फसल का जल मांग अधिक होती है। तो जल मांग किस फसल की सबसे अधिक होती है। तो आपकी केला है, टमाटर है, चुकंदर है और बरसीम है। वैसे तो आपकी जल मांग सबसे अधिक गन्ने की होती है और उसके बाद धान की होती है, और देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 123 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो चुकंदर हो जाएगा, क्योंकि उससे जो कम होती है धान से कम आपकी चुकंदर की जल मांग अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। टमाटर में भी कम दी जाती है, बरसीम में भी, केला में भी। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 124 क्वेश्चन की। 124 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और गेहूँ की फसल की जल मांग की क्रांतिक अवस्था तो कौन सी होती है। बतानी है आपको कि जो गेहूं की फसल की जलमांग की जो क्रांतिक अवस्था होती है, क्रांतिक अवस्था पूछ रहा है यहाँ पर, तो शिकड़ जल, कल्ले फूटते समय, दूधिया अवस्था में, या उपरोक्त सभी में। तो किस समय क्रांतिक जो अवस्था आती है उस समय गेहूं की सिंचाई की जाती है। तो किस टाइम की जाती है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकड़ जड़ बनते समय, कल्ले फूटते समय, दूधिया अवस्था। तो ये सारी हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 124 क्वेश्चन का। बात करें 125 क्वेश्चन की। 125 है आपका कि मृदा प्रोफाइल में पानी की क्रमश ऊर्ध्वाधर गति जो है करने की क्रिया क्या कहलाती है। जो मृदा प्रोफाइल होती है उसके अंदर जब पानी का जो है ऊर्ध्वाधर गति की जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो अंतःस्यंदन या अंतःस्रावण या रिसावन या उत्स्पेदन कहा जाता है, या ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। तो किसा बोला जाता है। तो आपका अंतःस्रावण जो है इसे बोला जाता है जब मृदा प्रोफाइल में जो ऊर्ध्वाधर गति जो है पानी की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 125 क्वेश्चन का। बात करें 126 क्वेश्चन की। 126 क्वेश्चन आपका कि फसलों में उत्स्पेदन दर घटाने के लिए किस प्रतिपारदर्शी रसायन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब फसलों में उत्स्वेदन जो है घटाने की क्रिया की जाएगी तो उसके लिए जो पारदर्शी रसायन है उसका कौन सा प्रयोग किया जाएगा। तो केओलिनाइट का प्रयोग, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम सल्फेट या उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाएगा। तो उसमें आपका केओलिनाइट का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन का प्रयोग पारदर्शी के रूप में जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर 126 का सही हो जाएगा। बात करें 127 क्वेश्चन। 127 की सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी होती है। जो सिंचाई जल मतलब जो हम सिंचाई करते हैं जल से उसमें जो घुलनशील लवणों की अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो 0.1%, 1.0%, या 1.5% या 1.9%। तो कितनी होती है। तो इसकी 0.1% जो है घुलनशील लवणों की अधिकतम सीमा होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर 127 का हो जाएगा। आगे बात करें हम 128 क्वेश्चन की। 128 क्वेश्चन आपका कि सिंचाई जल में जो है सोडियम विद्युत चालकता की अनुपयुक्तता अवस्था कितनी होती है। तो सिंचाई में जो आपकी सोडियम विद्युत चालकता है उसकी अनुपयुक्तता अवस्था कितनी होती है। तो 500 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर, या 1000 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर, 1500 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर, या 3000 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर। तो कितनी होती है। तो इसमें जो 1000 माइक्रोमोज प्रति सेंटीमीटर जो होती है आपकी ये सोडियम विद्युत चालकता की जो है सिंचाई जल दक्षता होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 128 क्वेश्चन। बात करें 129 क्वेश्चन की। 129 क्वेश्चन है कि पाताल तोड़ कुएं प्राय किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। तो जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, या समुद्री तटीय क्षेत्रों में। तो किन क्षेत्रों में मिलते हैं। ये तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक मिलते हैं पाताल तोड़ कुएं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 129 क्वेश्चन का।
बात करें 130 क्वेश्चन की। 130 है कि निम्न में से कौन सी भूमि क्षारीय हो सकती है? तो नलकूप के आसपास की भूमि, कुएं के आसपास की भूमि, नहरों के आसपास की भूमि, अधिक वर्षा वाले जो है स्थान की भूमि। तो जो आपकी भूमि जो क्षारीय मिलेगी वो आपको मिलेगी कहाँ पर? तो नहरों के आसपास के जो क्षेत्र की भूमि होती है वो आपको अधिक क्षारीय मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 130 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 131 क्वेश्चन की। 131 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो किन क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तरी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो सबसे अधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा कि कहाँ पर होती है। तो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा सबसे अधिक भारत के अंदर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए आंसर सही हो जाएगा 131 क्वेश्चन का। बात करें 132 क्वेश्चन की। 132 है कि सिंचाई की किस विधि में बाष्पन द्वारा जल की हानि न्यूनतम होती है? तो किस सिंचाई के द्वारा जो बाष्पन जल है उसकी जो हानि न्यूनतम सबसे कम होती है? तो आपकी बौछावर विधि द्वारा, ड्रिप सिंचाई द्वारा, भूमिगत सिंचाई द्वारा, थाला विधि। तो आपकी सबसे अधिक तो इसके कारण होगी, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखें हम तो इसमें पूछा हानि न्यूनतम पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही हो जाएगा। तो सबसे कम हानि इसके द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बौछावर के द्वारा कम सिंचाई लगेगी, कम पानी की हानि होगी, और ड्रिप द्वारा भी, थाला विधि में भी, इनमें सब में पानी की कमी होगी और इसमें भूमिगत में सबसे ज़्यादा जल की हानि होती है। ऑप्शन नंबर जो है 132 का सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 133 क्वेश्चन। 133 है कि सिंचाई की किस विधि में सिंचाई जल का केवल 20% भाग ही फसलें उपयोग कर पाते हैं? तो किस विधि में जो है 20% भाग ही सिर्फ जो है फसल प्रयोग कर पाते हैं और सब व्यस्त मतलब बेकार चला जाता है? तो क्यारी सिंचाई विधि द्वारा, बराह पट्टी सिंचाई द्वारा, अपलावन विधि द्वारा, या बौछावर सिंचाई जो है विधि द्वारा। तो किसके द्वारा? तो अपलावन विधि द्वारा जो 20% ही सिर्फ फसल ले पाती हैं, उसके बाद जो 80% पानी होता है वो सब वेस्ट चला जाता है, बेकार। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 133 क्वेश्चन का। 134 की बात करें तो 134 आपकी पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें बागवानी के लिए जो सिंचाई की उपयुक्त विधि हो जाती है, कौन सी हो जाती है? तो थाला विधि के द्वारा, बौछावर विधि के द्वारा, और ड्रिप सिंचाई द्वारा, या अंगूठी विधि द्वारा। तो आपको सबको पता होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कौन सी सिंचाई प्रयोग की जाती है। तो पर्वत क्षेत्र में आपकी ड्रिप सिंचाई किसके लिए? बागवानी के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर 134 का सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 135 की। 135 है कि 10 घन मीटर जल बराबर होता है। तो 1000 लीटर के, 10,000 लीटर के, या 100 लीटर के, या 1,00,000 लीटर के। तो आपका जो 10 घन मीटर जल जो होता है किसके बराबर होता है? वो होता है आपका 10,000 लीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 135 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 136 क्वेश्चन की। तो 136 क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी जल निकास की विधि नहीं है? क्या बताना है? जल निकास की विधि कौन सी नहीं है? तो हेरिंग बोन प्रणाली, ग्रिड ड्रोन प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, या प्राकृतिक प्रणाली। तो कौन सी नहीं है आपकी जल निकास की प्रणाली? तो वो हो जाएगी आपकी ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है सी। अब जल निकास की प्रणाली होती कौन कौन सी है? तो हेरिंग बोन प्रणाली होती है, ग्रिड ड्रोन प्रणाली होती है, प्राकृतिक प्रणाली भी होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 136 क्वेश्चन का। बात करें 137 क्वेश्चन। 137 है कि उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदाओं से प्रभावित जिले, मतलब कौन कौन से जिलों में जो है आपकी क्षारीय मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश के? तो मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़। तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है मैनपुरी और अलीगढ़ और एटा जनपद में जो आपकी क्षारीय मृदाएं
पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 137 का। बात करें 138 क्वेश्चन की, तो 138 क्वेश्चन आपका कि वे मृदाएं जिनका pH 8.5 से कम के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 सेंटीग्रेड तापमान पर 4.0 मिलीमोल सेंटीमीटर से अधिक विटामिन विनिमय सोडियम जो है 15% से कम होता है, तो वो मृदाएं क्या कहलाती हैं? तो आपकी लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं या लवणीय क्षारीय या दोमट मृदाएं। तो आपको बताना है यहाँ पर जो 8.5 सेंटीमीटर से कम pH जो संतृप्त निष्कर्ष विद्युत चालकता उनकी कितनी होती है? 25 सेंटीग्रेड तापमान पर जो होती है, और 4 मिलीमोल सेंटीमीटर से अधिक विनिमय सोडियम कितना? 15% से कम होता है। तो उन मृदाओं को क्या कहा जाता है? तो उन मृदाओं को कहा जाता है आपका लवणीय मृदा। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और जिसमें अधिक पाई जाती है यहाँ पर सोडियम विनिमय, उनके लिए क्षारीय मृदा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर 138 का हो जाएगा। 139 की बात करें, पाइराइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 24%, 16 से 18%, 26 से 28%, 14 से 16%। तो पाइराइट में सल्फर की कितनी मात्रा होती है? तो उसमें होती है आपकी 22 से 24%। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 139 क्वेश्चन का। बात करें 140 क्वेश्चन की, तो 140 है कि उच्च लवण सहिष्णु फसल कौन सी हो जाती है? मूंगफली है, आलू है और चुकंदर या प्याज। मतलब उच्च लवण मतलब लवण भूमि में जो है कौन सी जो है आपकी फसल की खेती की जा सकती है? तो वो आपकी चुकंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 140 क्वेश्चन का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 141 क्वेश्चन की। 141 है आपका कि अम्लीय मृदाओं में किसकी विलेयता बढ़ जाती है? तो अम्लीय मृदाओं में जो है किसकी विलेयता बढ़ जाती है? तो फेरस और मैग्नीशियम की, और फास्फोरस और मोलिब्डेनम की, फेरस और मोलिब्डेनम की, या आयरन और मोलिब्डेनम की। तो किसकी बढ़ जाती है अम्लीय मृदाओं में? तो आपकी इसमें बढ़ जाती है फेरस और मैग्नीशियम की जो है आपकी जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही। बात करें 142 क्वेश्चन। 142 है आपका कि अम्लीय मृदाओं में किसकी उपलब्धता पौधों में कम हो जाती है? तो अम्लीय मृदाओं में किसकी उपलब्धता पौधों में कम हो जाती है? मैग्नीशियम की या मोलिब्डेनम की, आयरन की या नाइट्रोजन की। तो अधिकता किसकी बढ़ जाती है? फेरस और मैग्नीशियम की। अब यहाँ पर पूछा है कि अम्लीय मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनकी कौन सी कमी हो जाती है, मतलब पौधों में कम पाई जाती है? तो वो हो जाती है आपकी मोलिब्डेनम की जो है कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 143 क्वेश्चन। 143 की अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे अम्लीय मृदा पूछ लेगा, क्षारीय मृदा पूछ लेगा। तो अम्लीय मृदाओं सुधारने के लिए कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग, या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, या उपरोक्त सभी का प्रयोग। तो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है उपरोक्त सभी का। तो इन सभी का प्रयोग अम्लीय मृदाओं का सुधारने के लिए किया जाता है। और क्षारीय मृदा पूछ ले आपसे, तो क्षारीय मृदाओं में आप चूने का प्रयोग कर लेंगे, जिप्सम का प्रयोग कर लेंगे, तो उसके द्वारा क्षारीय मृदाओं को संवारा जा सकता है। आगे बात करें हम 144 क्वेश्चन की। 144 है कि यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका अम्लीय मृदाओं में चूना मिलाने पर वायु संचार कम हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला ही। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। अम्लीय मृदा में चूना मिलाने पर संरचना दानेदार हो जाती है, बिल्कुल सही है। और जीवांश पदार्थ का विच्छेदन जल्द हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये तीनों सही हैं और पहला ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 144 का सही हो जाएगा। आगे बात करें हम 145 क्वेश्चन। 145 की भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा हो जाता है? तो बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ या असम। तो आपका बाढ़ग्रस्त भारत का सबसे जो क्षेत्र हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? तो वो आपका होता है असम। असम में जो है अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 145 का। 146 की बात करें, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है?
तो प्राकृतिक घटना बतानी है आपको कौन सी नहीं है। तो अनावृष्टि या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि या सिंचाई। तो आपकी प्राकृतिक घटना कौन सी नहीं होती, तो आपकी सिंचाई नहीं होती है, और सब आपकी प्राकृतिक घटना। ओलावृष्टि, ओले पड़ जाने, वो भी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये भी सब आपकी प्राकृतिक घटना हो जाती है, लेकिन सिंचाई जो है कृत्रिम या आपकी घटना हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 146 क्वेश्चन का। 147 की बात करें तो भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 147 आपके लिए ये होमवर्क दिया कि भूकंप की तीव्रता किससे ज्ञात की जाती है। तो रिक्टर स्केल द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 147 क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या होगा। तो भूकंप की तीव्रता बतानी है कि किसके द्वारा नापी जाती है। बात करें प्रश्न नंबर 148 क्वेश्चन की। 148 क्वेश्चन है कि निम्न में से बाध्यता रोधी विटामिन कहते हैं। तो बाध्यता रोधी जो विटामिन है किसे कहते हैं? विटामिन बी को, विटामिन ए को, विटामिन ई को, विटामिन डी को। तो बाध्यता रोधी जो विटामिन कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो आपकी हो जाएगी विटामिन ई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 148 क्वेश्चन का। बात करें 149 क्वेश्चन की। 149 है निम्न में से कौन सी विटामिन जल में विलय है? तो जल में विलय बतानी है आपको कौन सी विटामिन हो जाएगी। तो विटामिन बी व सी हो जाएगी, ए व डी हो जाएगी, या डी व ई हो जाएगी, या ए व ई हो जाएगी। तो जल में घुलनशील जो आपकी विटामिन है वो हो जाती है आपकी विटामिन बी और सी। ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 150 क्वेश्चन की। तो 150 क्वेश्चन आपका कि बच्चों में रिक्टेशिया तथा मनुष्य में ऑस्टोमेलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो बच्चों में तो रिक्टेशिया और मनुष्य में जो ऑस्टोमेलेशिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण, या प्रोटीन की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी से, या कैल्शियम की कमी से। तो किसके द्वारा होता है? ये आपका होता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो जो है बच्चों में रिक्टेशिया हो जाता है, मनुष्यों में ऑस्टोमेलेशिया जो है रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 150 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने आपको 150 क्वेश्चन जो है आपको 3 वीडियो में क्वेश्चन करा दिए हैं, और इस वीडियो में भी हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप इनके लिए एक बार दोबारा और देख लेंगे तो आपके लिए जो है अच्छे साबित हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और वीडियो भी मिल सकें। और इस चैनल पर आपको यूपी जीके भी कराई जा रही है, और आपका कंप्यूटर बच रहा है, कंप्यूटर भी हम आपको करा देंगे, और एग्ज़ाम से पहले। और अभी तो आपका एग्ज़ाम की कोई डेट वेट कुछ नहीं है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।